निर्भया गुर्जर की कहानी है कि एक चोरी के मामले में ये पकड़ा गया था और ये बात है 1986-87 की। और उसके बाद पुलिस ने इसकी काफ़ी पिटाई की, तो इसको बड़ा गुस्सा आया और पुलिस से बदला लेने के लिए तब चंबल में एक लाला राम गैंग सक्रिय था डाकू का। उस गैंग को ज्वाइन कर लिया और बड़े जल्दी लाला राम के करीब हो गया। फिर बाद में लाला राम से कुछ मन मिटाव हुआ, तो उसके बाद इसने लाला राम का गैंग छोड़कर अपना एक गैंग बना लिया। और धीरे धीरे ये थोड़ा सा अजीब टाइप का डाकू था। इसका कहर बहुत लोगों पे टूटता था और ये अजीब जालिम टाइप का भी था। ये एकदम बिल्कुल ही जालिम, जिनको मारता था किसी के नाक काट लेता था, किसी के हाथ काट लेता था, किसी की उंगली काट लेता था। करीब 200 से ज़्यादा मर्डर और किडनैपिंग, इन सब ये मामले इसके ऊपर दर्ज थे। और एक दौर में इसका फिर आतंक ये हुआ था कि यूपी और एमपी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की पुलिस ने निर्भया गुर्जर के ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया था। मतलब करीब 5 लाख रुपए का ये इनामी था। 86 87 में ये आया था लाला राम के साथ और 97-8-9 तक इसका पूरी तरह से एक छत्र राज हो गया था चंबल में। और कोई इतना बड़ा इनामी डाकू था नहीं वहाँ पर, और ना कोई इतना नामी डाकू था। फिर धीरे धीरे इसने किडनैपिंग की दुनिया में कदम रखा और वहीं से ये इसके पूरे गैंग, उसको वहाँ पकड़ कहते हैं, टेक्निकल वर्ड जो चंबल में डाकू ये सब करते हैं, किडनैपिंग को पकड़। तो ये लोग नज़र रखते थे कि कौन ऐसे अमीर लोग हैं, कौन दूर। इवन निर्भया गुर्जर इस मामले में भी एडवांस था कि वो शहर से भी लोगों को किडनैप करवा लेता था। तो ये सारी चीज़ चल रही थी। इलेक्शन में भी इसका दखल था। इसी बीच में 2003 की बात है, कुछ अखबारों में इसने इंटरव्यू दिया। फिर ये हम लोगों ने भी कोशिश की कि निर्भया गुर्जर का इंटरव्यू हो, उस तक फिर पहुंचा गया, जबकि इसके ऊपर इनाम है, आप ये देखिए कि पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन ये बुला बुला कर इंटरव्यू देता था। तो इसके ख़ास मुखबिर से बात हुई, मुखबिर ने लाइन अप किया, उसने कहा ठीक है हम आपको तारीख बताएंगे, आप पहुंच जाइएगा। उसके बाद एक दिन उसने फ़ोन किया और भिंड पहुंचने के लिए कहा। ये पूरा चंबल का ही बेल्ट है। इत्तेफाक से भिंड में हमारे एक कैमरामैन जो है सुबोध सक्सेना, वो मध्य प्रदेश के, वो भिंड में ही ससुराल है। तो पहले भी हम लोग भिंड इस शूट में जा चुके थे इसी चंबल के लिए। तो वहाँ गए, उसके बाद अब उसने कहा था कि आप भिंड पहुँच कर बस अपना फ़ोन ऑन रखना और उसके बाद हमारे मैसेज का इंतज़ार करना। लेकिन उससे पहले एक चीज़ थी जो हिदायत दी गई थी, इंस्ट्रक्शन था, वो ये था कि इस पूरे शूट के बारे में और निर्भया गुर्जर से मुलाकात के बारे में आप और आपकी एक टीम जो कैमरा है, इसके अलावा तीसरा किसी को पता नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है पुलिस को तो बिल्कुल भी नहीं, वरना आप खतरे में आ जाएंगे। तो अब एक जर्नलिस्ट के तौर पे अगर आपको इंटरव्यू करना है, उस तक पहुंचना है, तो आप ये रिस्क मोल भी नहीं लेंगे। तो ये मैसेज क्लियर था। बट ये बड़ा मन में था कि आखिर जिसके इतना इनामी डाकू है उस तक कैसे पहुँचे। और दूसरी बात ये कि अगर एक मीडिया के लोग उस इलाके में पहुँचते हैं तो क्या पुलिस और पुलिस के मुखबिर को पता नहीं चलता है कि हाँ ये लोग आए हुए हैं। और इससे पहले भी निर्भया गुर्जर इस तरह से इंटरव्यू देता रहा है, तो वो उसको फॉलो करके आराम से निर्भया गुर्जर तक पहुँच सकते हैं। ऐसे तमाम ख्याल थे कि कैसे मतलब पुलिस अनजान रहेगी। खैर भिंड पहुँचने के बाद यही था कि बस इंतज़ार करो, कब फ़ोन की घंटी बजे, कब मैसेज आए। उसके बाद अच्छा, तब उस वक्त 2002-3 की आपको बात जो बता रहा हूँ, ये नया नया ये सब मोबाइल था एक तरह से, और ये फ़ोन टैपिंग और ये सारी चीज़ें बड़ी दूर की बात थी, जितना आप होता है ये रिकॉर्डिंग और सब। और अपनी पुलिस के लिए तो खैर तब भी ये सब चीज़ें बड़ी कोसों दूर थी। तो वहाँ पहुँचने के करीब 24 घंटे बीत जाते हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई खबर नहीं। लगा कि बेवकूफ़ बना दिए गए हैं, लेकिन यह कि इंतज़ार के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसके बाद फिर अचानक एक लोकल नंबर से फ़ोन आता है। वो नंबर भिंड का ही था और भिंड में एक ख़ास एक दुकान है मिठाई की, वहाँ पे कहा जाता है कि आप कितने बजे पहुँचे। और जिस वक्त फ़ोन किया था गया था उससे करीब उन्होंने 1 घंटे बाद का वक्त दिया था। और वो जो पता बताया था जहाँ पहुँचना था, वो दूरी मुश्किल से 10-15 मिनट की थी। तो बस वहाँ पहुँच जाइए। और ये भी कहा गया था कि कैमरा और माइक आप मतलब ओपन नहीं करेंगे, छुपा के रखिएगा, ये ना पता चले कि आप जर्नलिस्ट हैं। और ये खैर उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद फिर इंतज़ार तय, 1 घंटे के बाद पहुँच चुके थे। लेकिन उसके बाद अगला आधा घंटा बीता, 1 घंटा और बीता, 2 घंटे हो गए वहीं खड़े हुए, कई कप चाय पी चुका, मिठाई भी खा ली। हर आदमी जो गुजरे और अगर आई कांटेक्ट हो थोड़ी देर के लिए भी तो लगे कि शायद यही है यही है। ये भी था कि ज़रा देखूं मुखबिर भी कैसा है, क्या कैसा दिखता है।
खैर हाँ, उसमें एक चीज़ ये भी थी कि जब आप आएँगे तो आप उस दुकान पे अपनी गाड़ी से नहीं आएँगे, आप रिक्शा और बाकी कुछ भी पकड़ेंगे अलग-अलग, अपनी गाड़ी से नहीं आएँगे। तो हम लोग पैदल भी थे, गाड़ी भी नहीं थी, दुकान के पास ही खड़े हुए बैठे थे। ये भी था कि कैसे पहचानेगा, क्योंकि उसने कुछ पूछा नहीं था कि आप क्या पहने हैं, किस रंग का कपड़ा पहने हैं। करीब डेढ़ घंटा और बीत जाता है। डेढ़ घंटे के बाद अचानक एक शख्स वहीं पे आके चाय पीता है। चाय पीते-पीते वो करीब आता है और जैसा फ़िल्मों में होता है कि ऐसा लगता है कि वो आ तो हमारे पास रहा है, लेकिन उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं कहीं और है। और वो बिना देखे हुए, जैसे मैं अगर ऐसे बैठा हूँ, वो यहाँ खड़ा है, तो उसका मुँह उस तरफ है डायरेक्शन, और वो बोलता है, आप आज तक से ये जी, इतना कहने के बाद वो ग्लास रखता है। बस उसने इतना कहा था, अब जो कहूँगा आप वो करते जाना। थोड़ी देर के बाद एक वहाँ पे जो लोकल थ्री व्हीलर टाइप गाड़ी चलती है, एक आके रुकती है, वो इशारा करता है इसमें बैठ जाओ। तो कैमरामैन के साथ उसमें बैठा जाता है। अब वो गाड़ी चल पड़ती है। पीछे पीछे दूसरी गाड़ी से शायद वो आ रहा था। अब हमें बैठा तो गया था, ये नहीं बताया था कि उतरना कहाँ है। उसके बाद हम चले जा रहे हैं जहाँ पे आखिरी वो शायद इसका स्टॉपेज था, अलग अलग सवारी को और भी सवारी बैठे वो। तो वहाँ हमें उतारा, हमारे पास एकदम कोई चारा नहीं, फिर भी हमें ये है कि हम पे शायद नज़र है, इसी उम्मीद पे चले जा रहे थे। तो आखिरी में जहाँ पे गाड़ी रुकती है, पैसे देते हैं, उतरते हैं। फिर वहाँ पे अब 10-15 मिनट यूं ही खड़े हुए हैं और कोई अता पता नहीं कि अब कौन आएगा। तब एक दूसरा शख्स आता है और बस वो यही धीरे से बोलता, आज तक। उसके बाद वो उसके वहीं पे इशारा करता रुकने के लिए। थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी आती है, पुरानी एक जीप टाइप की। उसमें बैठाया जाता, उसमें ऑलरेडी दो लोग पहले से बैठे हुए थे। अब वो गाड़ी चलती है। अब भिंड तक का शहर का तो मालूम था, उसके आगे का हम लोग को ये नहीं मालूम था कि ये कौन सा इलाका क्या है। चले जा रहे हैं, कुछ छोटे मोटे गांव पड़ते हैं। फिर एक जगह एक गांव पे गाड़ी रुकती है और उसके बाद वहाँ पे एक दुकान थी चाय की। इशारा होता है कि आप लोग चाय पीजिए, चाय पीने लगते हैं। अब शाम होने जा रही थी। इसके बाद चाय वाय पीने के बाद अब यह है कि अब आगे का पता नहीं क्या होगा, पर वहीं बैठे हुए हैं। इतनी देर में ये एहसास हो गया था कि हम लोगों के ऊपर तो नज़र है ही है, साथ में जो लोग हमको लेकर चल रहे हैं वो ये भी देख रहे हैं कि हमारे पीछे तो कोई नहीं आ रहा, हमारा पीछा तो नहीं किया जा रहा है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो बताना भूल गया आपको, कि वो जब गाड़ी में उनके बैठे, उसके बाद हमारा मोबाइल फ़ोन और ये सारी चीज़ें उनके पास, सिर्फ हमारा इक्विपमेंट जो कैमरा और माइक और ये सारी चीज़ें, लाइटिंग लाइट वाइट, वो हमारे पास थी। उसके बाद उसी दुकान में फिर चाय वाय पीने के बाद एक चौथा शख्स आता है, एक तीसरी गाड़ी होती है, उसमें बैठाया जाता है। उसका फिर सफ़र शुरू होता है, वो ले जाता है, फिर कई गांव पार करते हुए एकदम एक सुनसान जगह पे पहुंचते हैं। वहाँ पे एक और छोटी सी चाय की दुकान, बट उस दुकान के अंदर एक छोटा सा कमरा भी था। तो इशारा होता है, अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद पहली बार वो बैग में सारी तलाशी लेते हैं, लाइट वाइट, ये फ़ोन तो ले ही चुके थे। अच्छा, उन्हें भी ये पता था कि हाँ, ये इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो कोई हथियार वथियार तो लेकर आएंगे। लेकिन सिर्फ एक चीज़ वो तसल्ली करना चाहते थे कि हम, हमारा कोई पीछा नहीं कर रहा, हमने किसी को बताया तो नहीं। तो ये सारी कवायद होने के बाद अब लगभग अंधेरा होने वाला था। इसके बाद वहाँ से अब हमें फिर एक गाड़ी में बैठाकर आगे ले जाया जाता। अब अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ऊबड़-खाबड़ रास्ते हैं, ये इतना पता है। और इस बार करीब 45 या 40 मिनट गाड़ी चलने के बाद एक जगह गाड़ी रुकती है, हम लोगों को उतरने को कहा जाता है। और उतारने के बाद एक, अब पगडंडी पे चलना शुरू हो गया था और अंधेरा, तो वो हमारे आगे-आगे और हाथ पकड़ के, और हम लोग पीछे-पीछे चल रहे हैं। हम 2, वो 3। चलते-चलते इसके बाद ऊँचाई पे जाने के बाद कई जगह पे, अब चूँकि हम लोगों को आदत नहीं है ऐसे चलने की, और वो तेज़-तेज़ रास्ता उनका जाना-पहचाना, तो ज़ाहिर-सी बात है जल्दी थक भी जाते थे। तो उनसे रिक्वेस्ट की तो फिर थोड़ा-थोड़ा आराम, लेकिन ये कि जल्दी आगे निकलना, आगे निकलना। फिर एक बहुत ऊँचाई पे ले जाने के बाद तब तसल्ली से कहा कि अब यहाँ जितना बैठना है आप बैठ जाओ। जब वहाँ बैठे तो उसके बाद, अब चूँकि रात, चाँद भी एकदम साफ़, आसमान में तारे भी दिख रहे थे, तो वहाँ से फिर रोशनी हम लोगों को पहली बार दिखाई दी। तो ऊपर से एकदम साफ़ नीचे की दूर-दूर तक, मतलब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, दिख सकता था उस चाँद की रोशनी में भी। इसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हमें ले जाया गया भई आड़ी-टेढ़ी पगडंडी, और करीब-करीब डेढ़ से 2 घंटे के वॉक के बाद, चलाने के बाद, पहली बार कुछ इंसानों की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ बहुत सारे लोग, हमें लगा कि हम पहुँच गए हैं। उनके बीच में फिर
रखा गया, पूछा गया खाना खाएंगे, हमने कहा कि चलो ये भी देखते हैं ये लोग डाकू लोग खाना क्या खाते हैं। तो वो चावल सब्ज़ी रोटी अचार ये सब कुछ था, तो खाया हम लोगों ने और फिर कहा गया कि अब यहीं रहना है। हमारी भी हिम्मत नहीं थी कि अब आगे जाएं, इतना चलें, वैसे ही पैदल काफ़ी चल चुके थे। तो ये था कि चलो अब पिकनिक ही मनाते हैं, ऐसा ही माहौल है। अच्छा ये भी था कि थोड़ा डर भी है, लेकिन ये भी है कि नहीं, उस आदमी का शौक है टीवी पे आना, तो वो इंटरव्यू पक्का देगा और इतनी दूर चल कर आए हैं तो ऐसे नाकाम होकर भी नहीं जाना चाहिए। तो खैर इसके बाद वो रात वहीं पे गुजरी, जाहिर सी बात है नींद तो आएगी नहीं। और सुबह सुबह मुझे लगता है कि उस वक्त मतलब एग्जैक्ट मैंने टाइम नहीं देखा था, लेकिन सूरज नहीं निकला था, 4 साढ़े 4 बजे होंगे। तो फिर कहा गया कि अब चले। उसके बाद फिर सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद इस बार थोड़ा सा शॉर्ट था, ले गए तो पता चला कि वो पहला जो था वो एक तरह से उनका सिक्योरिटी पॉइंट था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद असली अड्डे पे हम पहुंच चुके थे, एकदम ऊंचाई पे टीला। वहाँ सारे लोग, अब हमें हमारे बेसब्री से था कि भाई इससे मिलने आए, उससे पता नहीं कब मुलाकात होगी, उसके दर्शन कब होंगे, कब देखने को मिलेगा। जो फोटो में अखबारों में टीवी पे देखता हूँ वैसे ही दिखता है या अलग दिखता है। तो ये सारी चीज़ें मन में जिज्ञासा थी। इंतज़ार थोड़ा सा होता है, लेकिन उसके बाद वो घड़ी आ जाती है। थोड़ी देर के बाद वही अपने चिर परिचित अंदाज में हाथ में वही इतना लंबा जो स्टेन गन वो लिए हुए, और निर्भय गुज्जर जैसा टीवी और अखबारों में दिखता था लगभग सेम वैसे ही हमारे सामने। और फिर वो अपनी वहाँ की एक ख़ास बोली होती है, उस बोली में फिर वो नमस्कार प्रणाम, मतलब बड़े ही आदर के साथ सब कुछ। लेकिन फिर वो बाकी लोगों से पूछता भी है, जो लोग आए थे, वो कंफर्म करना चाह रहा था कि कोई है तो नहीं, किसी ने पीछा तो नहीं किया। तो जब तसल्ली हो जाती है, इसके बाद तसल्ली से फिर वो बैठता है, बातचीत होती है। उसका तो कहता है अब आप यहीं आराम करें। अब उन लोगों के कुछ और भी चीज़ें होंगी, तसल्ली भी करनी थी। तो पूरा दिन जो है उसके बाद वो उस दर्शन के बाद और कुछ हुए नहीं, निर्भय गुज्जर से मुलाकात के बाद। हाँ, बीच में दोपहर के बाद फिर एक दो और वो ठिकाना बदला गया। तो ये लोग पता चला कि हर कुछ घंटे में ज़रा सा भी कुछ आहट होती है, कुछ शक होता है तो ये ठिकाना बदलते हैं और हमेशा ऊंचाई की तरफ जाते हैं। तो ये बदलना, फिर दोपहर का खाना, इन सारी चीज़ों में शाम हो गई, फिर अंधेरा। हम लोगों ने एक बार बात भी की कि दिन की रोशनी में इंटरव्यू कर लें तो लाइट वाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हुआ कि नहीं। शाम को शाम हुई, उसके बाद फिर आमना सामना हुआ, फिर कैमरा खुला, फिर जितने सवाल थे मन में सारे दागे गए, जवाब मिला। फिर वहाँ पे उनका जो एक ख़ास था कि इतना एरिया में आप बस शूट कर लो, और उससे पहचान नहीं आ सके कि ये एग्जैक्ट ठिकाना कहाँ है। अच्छा, चंबल की हर पगडंडी एक जैसी लगती है, हर इलाका एक जैसा, आपको लगता है घूम फिर के आप वहीं आ गए। तो वो सारी चीज़ें हुई। करीब 1.5 से 2 घंटे की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। जितनी कहानी पूछनी थी वो पूछी, जो सुनना था वो सुना। क्राइम की दुनिया में कैसे, किडनैपिंग क्या क्यों, उसकी शादी के बारे में, खूबसूरत जो लड़कियों को उसने अपने गैंग में रखने का शौक था उसके बारे में। ये सारी चीज़ें चलती रहीं, पूछताछ हुई। उसका जब सब कुछ ये ख़त्म हो गया तो ये था कि अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को वापस ले जाना है। तो फिर वैसे ही जाना था। तो सुबह सुबह जब रवानगी थी, तो इनका एक रिवाज है, 1001 रुपये बतौर शगुन निर्भय गुज्जर डाकू ने दिया, कैमरामैन को दिया, और उसके बाद फिर विदाई हुई। और वैसे ही लोग लेकर आए, अलग अलग खेप में उन्होंने छोड़ा। और पहला एक कोई और लेकर आया, उसने कहीं और रोका, फिर दूसरा आया, फिर आधे रास्ते के बाद वो चला गया, तीसरा आया। और मुझे लगता है कि वो जो जो लोग छोड़ रहे थे वो बाद में बाकायदा फॉलो कर रहे थे कि और तो कोई है नहीं। और ये करते करते फिर वापस भिंड तक उसी रास्ते से आए, और भिंड में उसी जो मिठाई की दुकान थी आखिरी वहीं पे छोड़ा गया। और उसके बाद फिर ये कि तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो ये पूरी 2 दिन की जर्नी थी, जिसमें बहुत कुछ देखने को मिला, डर भी लगा, लेकिन एक तरह से एक्साइटमेंट भी था। और ये सारी चीज़ें हुई, डाकुओं की ज़िंदगी देखी, खाना देखा, खाना खाया। लेकिन बाद में ये इस पूरे इंसिडेंट के करीब करीब 2 साल के बाद निर्भय गुज्जर एसटीएफ के हाथ 2005 में मारा गया। तो स्पेशल टास्क फोर्स यूपी की थी जिसको ये दिया गया था। हुआ क्या था कि ये जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जब 2003 की, तो निर्भय गुज्जर को चस्का लग गया था
पॉपुलैरिटी का, टीवी पे आने का, इंटरव्यू देने का, अखबारों में जर्नलिस्ट को बुलाकर देने का। तो इससे एक तरफ वो अपना वो बखान और ये सारी चीज़ें कर रहा था, सफाई भी दे रहा था कि मैंने ये नहीं किया, मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ उसके इस सारे इंटरव्यू से सरकार भी दबाव में थी, क्योंकि वो सरकार के लिए भी बातें करता था, चुनाव की भी बातें करता था। तो इसी दौरान 2005 में क्या, वो उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी यूपी में, और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, और शिवपाल यादव जो मुलायम सिंह के भाई हैं वो नंबर 2 थे एक तरह से। तब अखिलेश यादव बहुत राजनीति में शायद आए भी थे तो नए नए होंगे। तो कई जगह निर्भय गुज्जर ने ये कहा था कि मुलायम सिंह यादव के बारे में कि वो तो हमारे मतलब सब कुछ है, और शिवपाल यादव के बारे में कहते हैं कि वो मेरे बड़े भैया हैं। तो विपक्ष ने इस पर बड़ा चुटकी ली और बड़ा घेरा सरकार को। एक डाकू कह रहा है एक मंत्री को कि वो मेरे बड़े भाई हैं, और ये भी कहा कि अगर मुलायम सिंह नेताजी चाहें तो मैं समाजवादी पार्टी की साइकिल को चंबल में भी दौड़ा दूंगा। तो इन सारी चीज़ों से बड़ी नेगेटिव एक इमेज बनी समाजवादी पार्टी सरकार की, और इसी से कहते हैं कि शिवपाल यादव ने नाराज़ होकर बाकायदा एसटीएफ से कहा था कि निर्भया गुज्जर का किस्सा ख़त्म करो। ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए का इनाम था उसके सर पर। फिर एसटीएफ की टीम गई, और एसटीएफ की टीम ने वहाँ पे डेरा डाला चंबल में, और डेरा डालने के बाद एक एक करके करीब इसके 40 से 50 जो खास लोग थे, पहले उनको ठिकाने लगाया, उनको मारा, और उनको मारने के बाद अब निर्भया गुज्जर कमज़ोर होता जा रहा था। और 2005 में ही फिर इनकी मुखबिरी भी थी पुलिस की पूरी बेहतरीन। तो एक वहीं पे छतरपुर का एक बिजनेसमैन है जिससे मिलने के लिए, जिसके बारे में ये भी कहते हैं कि निर्भया गुज्जर अपने पैसे वहाँ रखवाता था। तो जब उसको लगा कि अब उसके सारे साथी मारे जा रहे हैं और बुरे दौर शुरू है, तो शायद वो उस बिजनेसमैन से अपने पैसे वैसे लेकर वहाँ से कहीं और निकलना चाह रहा था, शायद हुलिया भी बदल लेता। लेकिन उस छतरपुर के बिजनेसमैन से मिलने की खबर एसटीएफ को लग गई, और एसटीएफ ने पूरा जाल बिछाया, और जाल बिछाने के बाद जैसी, और ये भी कहते हैं कि उस बिजनेसमैन ने भी एसटीएफ से मुखबिरी कर दी थी। तो खबर पक्की थी, निर्भया गुज्जर वहाँ पहुँचता है और उसके बाद एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा जाता है। जब उसका एनकाउंटर हुआ उसके बाद फिर मैं गया था चंबल, और उस पूरे एनकाउंटर की जो स्टोरी थी, जो कहानी थी, वो सारी चीज़ें कवर की थी। तो मुझे फिर उस वक्त यही ख्याल आया था कि अगर निर्भया गुज्जर इस तरीके से पॉपुलैरिटी के चक्कर में ना पड़ता, मीडिया को अपने चंबल में ना बुलाया होता, और इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें या डींगे ना हाँकता, तो शायद इतनी जल्दी नहीं मरता। बल्कि हो सकता था सरेंडर वेंडर करने के बाद में वो बरी भी हो जाता, फिर चुनाव भी लड़ लेता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बड़बोलेपन ने उसे मार डाला और उसकी कहानी खत्म हो गई। ये कहानी करीब 525 साल पुरानी है, लगभग 1518 की कहानी है ये, 1518 की। तब आज जो फ्रांस है, स्ट्रासबर्ग हुआ करता था, और वहीं की ये कहानी है। एक अजीब कहानी, एक ऐसी रहस्यमय कहानी जिसका सच आज भी कोई पता नहीं लगा पाया। बहुत सारे ज़हीन दिमाग लोगों ने इस पर काम किया, रिसर्च किया, लेकिन ये एक पहेली है। और यूरोप की सबसे बड़ी पहेली, सबसे बड़े राज में से एक राज आज ये भी है, आज भी है, क्योंकि 500 साल के बाद भी सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जान पाया। हुआ ये कि 1518, एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, लेकिन 1518 की बात है ये। स्ट्रासबर्ग में एक लेडी रहा करती थी, एक महिला, उसका नाम था फ्राउ ट्रॉफी। फ्राउ ट्रॉफी, उस वक्त फ्रांस में भी बहुत सारी चीज़ें थी, अकाल भी थी, पड़ा हुआ था, गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, आज के जैसा डेवलप नहीं था, और अंधविश्वास भी बहुत था। ये वो दौर था जब कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, आज जो हम लोग हिंदुस्तान में बात करते हैं कि लोगों को कुछ होता था तो वो वहाँ के डॉक्टरों के पास कम जाते थे, जो धार्मिक लोग होते थे उनके पास जाते थे। तो अंधविश्वास और ये सारी चीज़ें बहुत फैली हुई थी वहाँ पर। और उसी दौर की ये बात है, उस ज़माने में वहाँ पे भी, फ्रांस में भी, औरतों को डायन कह कर मारा जाता था। बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके थे। ये सारी चीज़ें अंधविश्वास से जुड़ी हुई थी। तो 1518 में एक दिन अचानक क्या होता है कि फ्राउ ट्रॉफी नाम की एक महिला, जो बिल्कुल नॉर्मल थी, बरसों से रह रही थी, पूरे इलाके में लोग उसे जानते थे, वो अपने घर से बेतहाशा हंसते हुए बाहर निकलती है। लोगों को लगा कि कुछ हुआ है, कोई अच्छी खबर आई है, लोग भी खुश होने लगे, हंसने लगे। लेकिन कुछ सेकंड, मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गया, और उसकी हंसी रुक नहीं रही है, और वो बेतहाशा हंसती जा रही है और इधर उधर चलती जा रही है। लेकिन आमतौर पर जब इंसान हंसता है तो उसके चेहरे पे एक तो खुशी
का इजहार होता है, चेहरा खिला होता है। वो हंस तो रही है लेकिन उसके चेहरे पे ना गम की झलक है ना खुशी की झलक है, एक अजीब सा सपाट चेहरा। ध्यान से देखने पे ऐसा लगता है कि वो हंस रही है लेकिन शायद हंसना नहीं चाहती है। थोड़ी देर के बाद जब कई मिनट गुजर गए और उसकी हंसी उसी रफ्तार से जारी रही, तब लोगों को अजीब लगा कि इसे क्या हो गया। उस वक्त फिर बातें शुरू हो गई। कुछ ने कहा कि इसे शायद दौरा पड़ा है, कुछ ने कहा कि इसके ऊपर कोई साया आ गया है, कोई भूत प्रेत का, कुछ को लगा कि ये डायन हो गई है। अब वो घर से निकली, गली में पहुंची, गली से निकली, चौराहे पर पहुंची और एक छोर से दूसरे छोर बस चली जा रही है और हंसी जा रही है। यही चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। धीरे धीरे अब लोग भी उसको देखने लगे और जमा होने लगे कि क्या हो रहा है, लगातार हंस रही है। तो जैसा मैंने कहा, कुछ ने डायन समझा, कुछ ने समझा दौरा पड़ रहा है, कुछ ने पागल समझा, कुछ लगा हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया है। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ लोग उसको देख के भी हंस रहे हैं कि ये पागल की तरह हंस रही है, तो उनको भी हंसी आ रही है। करीब आधा घंटा 1 घंटा ये दौर चला हंसने का। इसके बाद अचानक क्या होता है कि कुछ घर के दरवाजे और खुलते हैं और उस घर के अंदर से कुछ लोग सेम ट्रॉफी की तरह हंसते हुए बाहर निकलते हैं। अब वो भी वैसे ही हंस रहे हैं, उनके चेहरे पे भी वही रंग कि हंस तो रहे हैं लेकिन न खुशी की झलक है, न गम का झलक है, सपाट चेहरा है और देख के लग रहा है कि वो बस यूं ही हंसे जा रहे हैं, जबरदस्ती हंसे जा रहे हैं। अब एक के बाद एक घरों से जब लोग निकलने और लगे और वैसे ही फ्राउ ट्रॉफी की तरह हंसने लगे, तो फिर वहां पे खड़े लोगों को कुछ अजीब लगा। जो बाकी लोग नॉर्मल थे, उन्हें लगा ये क्या हो गया। अब सभी हंस रहे हैं और उनके चेहरे पे, जैसा मैंने बताया, कि कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं। थोड़ी देर के अंदर अंदर एक एक कर गिनती शुरू होती है। 34, 34 लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और वैसे ही फ्राउ ट्रॉफी की तरह बेतहाशा हंस रहे हैं, हंसते जा रहे हैं और चेहरे पे कोई भाव नहीं है। कई लोगों ने उन्हें पकड़कर चुप कराने की कोशिश की लेकिन सवाल ही नहीं। उनकी हंसी उसी रफ्तार से कायम है, चल रही है। धीरे धीरे मिनट से घंटे हुए, घंटे से घंटों में वक्त बीता। कई घंटे गुजर गए और ये 34 लोग लगातार हंस रहे। हंसते हंसते आखिरकार जिनका दिल का कमज़ोर था वो हाँफने लगे, कुछ की सांसें रुकने लगी और फिर देखते ही देखते इन 34 में से 15 लोग कुछ घंटे के अंदर ही दम तोड़ देते, लगातार बेतहाशा बिना रुके हुए हंसने की वजह से, सांस फूलने से, दिल का दौरा पड़ने से, हाँफने से। अब 14 लोग की मौत हो गई, वो सड़क पे गिर गए हंसते हंसते। अब जब लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि ये क्या है, तो बड़ा मामला सीरियस हो गया है। फिर उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब तरह तरह की बातें होने लगी, अंधविश्वास की, भूत की, प्रेत की, डायन की। फिर ये भी हुआ कि पता नहीं आबो हवा में कोई ऐसी चीज़ आ गई है, कोई ऐसा महामारी ऐसी आ गई है जिससे ये हंसने की बीमारी हो गई है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस दौरान में अब 15 लोग मर गए, 34 लोग बाहर निकले थे। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस भीड़ की तादाद बढ़ती जा रही। अब 34 से 50 होते हैं, 50 से 100 होते हैं और सब अपने घरों से निकलकर सड़कों पर बस बेतहाशा हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, हंस रहे हैं। कुछ लोगों ने हंसने के बाद नाचना शुरू कर दिया। अब वो डांस कर रहे हैं और जोर से हंस रहे हैं, दोनों चीज़ एक साथ कर रहे हैं। तो जिसकी जितनी एनर्जी वो उतनी ही देर तक सर्वाइव कर सकता है। तो जहाँ डांस के साथ हंस रहे हैं और जो जैसे जैसे जो जिनकी एनर्जी कम थी, कमज़ोर थे, वो गिरते भी जा रहे हैं। लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। इस दौरान में अब वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को इस बारे में पता चला। वो भाग कर आए। कुछ लोग जो हंस रहे थे उनको जबरन उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये हुआ कि करीब 1000 से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकल चुके थे और बेतहाशा डांस कर रहे थे और बेतहाशा हंस रहे थे। शुरुआत जो ट्रॉफी ने की थी वो हंस रही थी, लेकिन थिरक भी रही थी। लेकिन अब बाकी लोग नाच भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं और हंसी की जो उनकी रफ्तार थी वो लगातार एक जैसा उन्होंने बना के रखा था। धीरे धीरे हर घर के दरवाजे खुलते, लोग सड़क पर आते और पूरे इलाके में नाच और इस हंसने का एक सिलसिला सा चल पड़ा। करीब 1 दिन तक ये चीज़ें होती रहीं और इस 1 दिन में हंस हंस कर और नाच नाच कर करीब 400 लोग बेसुध होकर सड़क पर गिरे और इन 400 लोगों की मौत हो गई। 400 लोगों की मौत के बाद बाकी लोगों को, जो थे किसी तरह से, जो कुछ बेहोश हो गए, उनकी जान बच गई क्योंकि एनर्जी ख़त्म, उनके ऊपर कुछ बेहोशी में वो चले गए, सुध बुद्ध उनकी गायब। तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और किसी तरह उनका इलाज हुआ, बचे।
लेकिन इस हंसने और नाचने के चक्कर में 400 लोगों की जान सड़कों पे चली गई, उनकी लाशों को उठाकर ले जाया गया। प्रशासन ने अब इसके बाद जब ये हुआ तो वो भी परेशान, लेकिन सिर्फ एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर ये चीज़ें हुई, ये हंसी और डांस का सिलसिला शुरू हुआ और 24 घंटे के बाद अचानक ये बंद हो गया। लोग घबराए हुए थे कि पता नहीं अब किसका दरवाज़ा खुले, कौन हंसता हुआ बाहर आए। लेकिन 24 घंटा बीता, उसके बाद न कोई दरवाज़ा खुला, जो दरवाज़ा खुला भी बाहर आए वो नॉर्मल इंसान थे, कोई हंस नहीं रहा था, बल्कि लोग एक दूसरे को घूरने लगे कि कहीं खड़ा खड़ा भी हंसना शुरू ना कर दे। और चूंकि अब तक मौत की खबर आ चुकी थी कि 400 लोग मर गए, तो लोग पैनिक में भी थे, दब और ज़बरदस्त तनाव में भी थे कि अगर किसी को ये हंसी का दौरा और डांस का दौरा शुरू हुआ तो हो सकता है वो मर जाएगा। क्योंकि तमाम कोशिश भी इस 24 घंटे में लोगों ने की कि हंसने और डांस करने वाले लोगों पे काबू पाया जा सके, उन्हें रोका जा सके। उनके हाथ पैर पकड़ लिए, लेकिन वो किसी तरह से छुड़ाकर फिर नाचने लगते, फिर हंसने लगते। तो लोगों में एक दहशत थी कि पता नहीं कौन अब हंसना शुरू करे। लेकिन 24 घंटे बाद हैरत अंगेज तौर पर ये सिलसिला रुक गया। अब कोई नहीं हंस रहा। धीरे धीरे एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वक्त बीतना शुरू हुआ। अब उस वक्त की स्ट्रासबर्ग की प्रशासन ने कहा कि ये था क्या, ये कौन सी बला थी, कौन सी आफत थी जो अचानक आई और लोगों को हंसा हंसा कर मार गई, लोगों को नचा नचा कर मार गई। उन्होंने अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। जांच ये करने की कोशिश थी कि आखिर ये कोई आबो हवा में ऐसी महामारी आई थी, कोई वायरस था, भूत प्रेत का चक्कर था। क्योंकि उस वक्त मैंने बताया उस सदी में ये सारी चीज़ें थी। वहाँ पे उस वक्त अंधकारमय का राज था, कहते हैं, जिसमें अंधविश्वास ज़्यादा होता है। तो वो अपनी जांच करते रहे, लेकिन कोई ख़ास उनको जानकारी नहीं मिली। लेकिन इस दौरान में उस वक्त इसको नाम दिया गया 2, एक डांसिंग प्लेग, प्लेग एक महामारी थी, और कुछ लोगों ने इसे नाम दिया डांसिंग डेथ। तो डांसिंग प्लेग और डांसिंग डेथ। अब इसके ऊपर अलग अलग चीज़ें शुरू हुई, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि अचानक शुरू कैसे हुआ और अचानक ख़त्म भी कैसे हो गया, वो भी इतनी जल्दी, हालांकि 400 लोगों की जान ले गया। दूसरी चीज़, जो फ्राई ट्रॉफी थी, जिस महिला ने ये सिलसिला शुरू किया था, जो पहली महिला थी, अपने घर से निकली और हंसना शुरू कर दी थी, नाचना शुरू कर दी थी। इन 400 लोगों की जो मौत हुई उसमें उसका नाम कहीं नहीं था, न उसकी लाश मिली, न उसके बाद फ्राई ट्रॉफी कहीं दिखाई दी। वो इस इलाके से ही गायब हो गई। जो चूँकि बहुत सारे चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि ये महिला थी जो सबसे पहले आई थी। तो पहला कौन, कैसे उससे शुरू हुआ, किसी भी केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ रहस्यमयी तौर पर फ्राउ ट्रॉफी गायब, न वो जिंदा इंसानों में शामिल थी, न मुर्दा में शामिल थी। वो कहाँ गई ये कभी पता ही नहीं चला, जबकि वो ऐसा नहीं है, बचपन से वहाँ पे रह रही थी। तो एक जानकारी ये नहीं मिली। अब लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने जब इस पर किया तो उन्होंने सबने अब जो राय दी इस पूरे केस में, इस डांसिंग प्लेग और डांसिंग डेथ पे, उन्होंने कहा कि एक या तो जादू टोना तंत्र मंत्र का ये काम था। जो मनोचिकित्सक थे उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग उस वक्त ये थे कि जो भगवान पे, जो ईश्वर पे भरोसा करते थे, और उस वक्त शुरुआत में, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंधकार का युग था यूरोप में, और ज़्यादातर लोग चमत्कार पे भरोसा करते थे, शैतानी ताकतों पर भरोसा करते थे, और उन्हें लगता था कि इन सारी चीज़ों से उनकी कायाकल्प हो जाएगी। महिलाओं को डायन समझकर मारना इसी सिलसिले की वजह से थी, क्योंकि शैतानी ताकत पे वो भरोसा करते थे। तो जब डांसिंग प्लेग आया तो ज़्यादातर उस वक्त वहाँ के लोकल और तमाम जिन्होंने जांच की, उनका यही मानना था कि ये किसी डायन या भूत का किया कराया था और कुछ नहीं था। एक थ्योरी ये थी। दूसरा ये था कि बहुत सारे यूरोप के जो अलग अलग लोग हैं उन्होंने इसकी जांच की। अच्छा, ये सिर्फ हवा में नहीं है। स्ट्रासबर्ग यानी कि फ्रांस के म्यूज़ियम में अब भी इस घटना के कुछ निशान मौजूद हैं, वहाँ रखे गए हैं लोगों के लिए संभाल कर। कुछ लोगों ने जो जांच की उसमें उन्होंने कहा कि उस वक्त अकाल जैसी हालत थी, भूखमरी थी, बेरोज़गारी थी, तो लोगों के दिमाग पे एक बहुत नेगेटिव चीज़ें चल रही थी। लोगों को ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल काम हो गया था, तरक्की हो नहीं रही थी, मतलब हर तरफ दुख, दर्द, आहें, गम, तकलीफ़, यही सारी चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने लोगों के दिमाग पे असर किया, और जब एक ने शुरुआत की तो बाकी के दिमाग में ये चीज़ घर कर गई, और इसीलिए वो सब बिना वजह इस गम, इस दुख, तकलीफ़, आहों से अपने आप को बचाने या धोखा देने के लिए वो हंसने लगे, नाचने लगे, ताकि कुछ वक्त के लिए इसे भूल जाएं। लेकिन फिर उसके बाद ये पूरा एक मास हिस्टीरिया बन गया। तो कुछ लोगों का ये भी मानना था। 1952 में एक यूजीन बैकमैन है, इन्होंने बुक लिखी बाकायदा इस डांसिंग प्लेग पे 1952 में,
और उस बुक का नाम था रिलीजन डांस इन द क्रिश्चियन चर्च एंड इन पॉपुलर मेडिसिन। इस बुक में उन्होंने लिखा है कि उस वक्त जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी, तो ईसाई धर्म में ईश्वर शक्ति में बहुत सारे लोग जो भक्त थे ईसाई धर्म में, वो नाच कर अपने जीसस को, भगवान को खुश करना है कि एक प्रथा थी उनकी कि इससे भगवान मान जाएंगे, इससे उनकी मुराद मन्नत पूरी होगी। तो शायद एक रीज़न ये भी था कि उस वक्त इतनी तकलीफ और सारी चीज़ें थी, तो भगवान को खुश करने के लिए उन्होंने नाचना और हंसना शुरू कर दिया था। ये उनकी किताब में उस वक्त के बहुत सारे जो संदर्भ लिए थे उसके जरिए उन्होंने कहा है। इसी तरह से एक और किताब में इस बात का जिक्र किया गया था कि ये जो सारी चीज़ें अचानक हुई थी, ये एक तरह की महामारी थी, और ये महामारी कैसे आई और कैसे चली गई, इसके बारे में कोई ठोस बातें उन्होंने नहीं बताई, न लिखी इसके बारे में। अच्छा, इसके बाद फिर ये दोबारा कभी फ्रांस में लौटा नहीं, न ये चीज़ें कभी हुई।